नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। मनचलों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अंबेडकर नगर के बाद अब हरदोई मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है और आरोपी मोहम्मद अफजाल को एनकाउंटर में धर दबोचा है। आज इसी पर बड़ी चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आखिर कानून व्यवस्था का क्या हाल है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों से ही निष्पक्षता के साथ सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भी किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहबे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। यूपी में योगी का इंसाफ, अपराधियों के आगे यमराज। पुलिस के कंधों पर चलता ये वो बदमाश है जो यूपी की पुलिस से जी छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रहा था। ये मनचला ये भूल गया कि ये योगी राज है और किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाने वाला। पुलिस का कंधा और गोली खाने के बाद लंगड़ाता ये वो आरोपी है जिसके चलते 15 साल की छात्रा ने आत्महत्या करने की कोशिश की। गंभीर हालत में परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर करना पड़ा। यूपी में योगी का इंसाफ, उत्तर प्रदेश के हरदोई का पूरा मामला है। छेड़छाड़ का आरोपी मोहम्मद अफजाल है। पुलिस ने एनकाउंटर में धर दबोचा। पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर भाग रहा था। आरोपी ने नाबालिग से छेड़खानी की थी। भीड़ ने आरोपी को पकड़ा, पुलिस के हवाले कर दिया। ये थाना पिहानी में एक छेड़खानी की घटना हुई थी जिसमें पीड़िता ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिसको जिला अस्पताल लाया गया था और यहां से इलाज के लिए उसको लखनऊ भेजा गया। लखनऊ में उसका इलाज हो रहा है। उस संबंध में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके हमारी टीम सक्रियता से और सतर्कता पूर्वक इसकी तलाश कर रही थी अभियुक्त की, और उनको अरेस्ट किया गया। गिरफ्तारी के बाद संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आज शाम को पेशी करने के लिए हमारी पुलिस की सरकारी जीप में मैं फोर्स के लेकर जा रही थी, तो अमेठी घाट के पास कुछ पशुओं के झुंड के आ जाने के कारण गाड़ी को घेरे हुए, जिसके कारण से वो अभियुक्त मौका पाकर पुलिस फोर्स की रिवॉल्वर छीनकर भागा। जब पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया तो उसने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर करना शुरू किया। पहली छेड़खानी, फिर पुलिस के शिकंजे से भागने की कोशिश। शायद दरिंदे को यह याद नहीं था कि यह उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की पुलिस है, जो अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाना जानती है, हर जुर्म का हिसाब करना जानती है। यहां अपराध और अपराधियों को बख्शने की नहीं, बल्कि सलाखों के पीछे भेजने के लिए जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूं। प्रशांत उमराव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका बहुत स्वागत। रविंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत। महेश चंद्र द्विवेदी, पूर्व डीजीपी, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं प्रशांत जी आपके साथ। देखिए, कानून व्यवस्था का क्या हाल है उत्तर प्रदेश में, ये सीधा सा मेरा सवाल है, क्योंकि अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन यह भी नहीं भूलना है कि अपराध भी लगातार हो रहे हैं। जी उन्नति जी, सबसे पहले निवेदन करूंगा, नाम ये गलत आ रहे हैं दोनों लोगों के, रविंद्र सिंह जी को मेरे सामने, तो उसको ठीक करवा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसको मैं दुरुस्त कराती हूँ, माफी चाहूंगी। और दूसरी बात की उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है। चाहे अपराधी कोई भी हो, सब पर कार्रवाई हो रही है। चाहे यह अम्बेडकर नगर की घटना हो जिसमें छेड़खानी की घटना हो, कल अभी गणेश चतुर्थी पे यहाँ पर हरदोई में भी घटना हुई है, उसमें भी अपराधी को गिरफ्तार करके उसके मुठभेड़ हुई है। चाहे सुल्तानपुर की घटना हो, सब जगह जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम हो रहा है। अधिकारियों को सख्त निर्देश है, पुलिस को सख्त निर्देश है। और अभी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बैठकों में चाहे डीएमएसपी और जितने नीचे के अधिकारियों के साथ उनके साथ बैठक करके बोला है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जाए। चाहे कोई भी अपराधी हो, बिना उसका जाति धर्म देखे, बिना किसी उसकी सहानुभूति के साथ उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और जो भी अपराध के रास्ते में आएगा उनके ऊपर कार्रवाई तय है।
बिल्कुल, देखिए कार्रवाई के लिए आप लोग पूरी तरीके से अडिग हैं, ये बात अच्छी है। रविंद्र जी, देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान में एक बार बोलती हूँ कि उन्होंने कहा है कि जो अपराधी अगर अपराध करता है तो उसे पता है कि दूसरी गली में उसके लिए यमराज खड़ा है। जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, कुल मिलाकर उन्होंने इसको लेकर इशारा किया है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में विपक्ष को कैसी लग रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ जी का यह बयान उनके बयान का ही विरोधाभासी है, जहां उन्होंने कहा था कि अपराधियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है या पाकिस्तान चले गए हैं। अब मैं ये बताता हूं कि जिस प्रदेश की विधानसभा में सत्ता पक्ष के 111 विधायक आपराधिक मुकदमे के आरोपी हों, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर गंभीर आपराधिक के मामले दर्ज हों, जिस प्रदेश के 2 मंत्री सजा याफ्ता हों, जिस प्रदेश में एक पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक को और उसकी पत्नी को जो आजीवन कारावास भोग रहे थे, उनको अच्छा आचरण बता के इसलिए छोड़ दिया जाता हो कि सरकार को राजनीतिक लाभ मिलेगा। जो सरकार अपनी शिष्या और अपनी छात्रा के साथ बलात्कार करने वाले का मुकदमा वापस ले रही हो, उस प्रदेश में कानून व्यवस्था कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। ठोक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे या यमराज बन जाएंगे। यह मुख्यमंत्री का कार्य नहीं है, ये अदालतों का कार्य है। वो पुलिस को दुरुस्त करें, जो पुलिस ट्रांसफर पोस्टिंग करा रही है, उस पुलिस को दुरुस्त करें जो धन उगाही कर रही है, आत्महत्या के लिए मजबूर कर रही है। उस पुलिस को ठीक करें जो होटल के मुख्यमंत्री के जनपद में होटल में घुस के व्यापारी की हत्या कर दे रही है। तब जाके कानून व्यवस्था सही होगी। इसका आकलन एनसीआरबी करके भेज देता है। एनसीआरबी अलग संस्था नहीं है, जो ये अपराध बताते हैं उन्हीं को दर्ज करती है। उस हिसाब से पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पे है कुल अपराधों में। महिला और बच्चियों के अपराधों में नंबर 1 स्थान पे है। बलात्कार में तीसरे नंबर स्थान पे है। मर्डर पे 1 नंबर के स्थान पे है। तो डायलॉग बाजी से अपराध नहीं रुकने वाला है। अपराध रोकने के लिए 2 तत्व हैं, एक मुख्य सचिव, एक डीजीपी। आज तक इनके पास ना तो पूर्णकालिक मुख्य सचिव हैं, ना तो पूर्णकालिक डीजीपी हैं। कौन रोकेगा? उनको मालूम मैं पूर्णकालिक नहीं हूं, मैं आया हूं, अभी चली जा सकता हूं। पहले तो पूर्णकालिक मुख्य सचिव रख लें, दूसरे पूर्णकालिक डीजीपी रख लें, फिर ये डायलॉग बाजी बंद कर दें और कार्रवाई करें। कार्रवाई एक पक्षीय ना करें। जैसे अभी भाषण दे रहे थे, एक एसपी महोदय दौड़ रहा था, भाग रहा था, ये कर रहा था। ऐसा करके आरोप एनसीआरबी ने लगाया है कि हिरासत में सर्वाधिक हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं। ऐसा ही करके एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा था हाथरस की बालिका के साथ में कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। वो होते कौन है ये कहने वाले? जबकि सीबीआई ने जब चार्जशीट दाखिल किया तो उसमें कहा गया कि बलात्कार हुआ है। तो अगर इस प्रकार से अपराधों के ऊपर पर्दा डाला जाएगा तो अपराध कम नहीं होंगे। अपराध को रोकने के लिए पुलिस का इकबाल जरूरी है। अधिकारियों को मजबूती करने की जरूरत है। आपराधिक प्रवृत्ति के अपराधियों के हटाने की जरूरत है। और राजनीतिक विरोध के कारण से अपराधियों को संरक्षण देने की जरूरत नहीं है या अपराधियों का अपराध माफ करने की जरूरत नहीं है। तब जाके शायद अपराध रुके, क्योंकि जब 111 आरोपी बैठे हुए हैं तो भगवान ही मालिक है। जी धन्यवाद। ठीक है प्रशांत जी, देखिए बड़े सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिसिंग को सबसे ज्यादा बेहतर करना होगा। इसी के साथ उन्होंने डीजीपी सचिव की नियुक्ति को लेकर भी कहा है कि पूर्णकालिक रखें। इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि निष्पक्षता के साथ कार्रवाई नहीं होती है, राजनीतिक फायदा भी देखा जाता है। क्या ऐसा होता है? देखिए पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ कार्रवाई हो रही है। पता नहीं कहां से 111 का आंकड़ा लेके आए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। गायत्री प्रजापति रेप का आरोपी था, उसको अखिलेश यादव ने अपने घर में छुपा के रखा हुआ था। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि भाई अब सरेंडर कर दो जाके, मेरी चीज लेदर हो रही है। ये लोग आज हम पे कानून व्यवस्था इसकी बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने गेस्ट हाउस कांड किया, ये लोग सजा याफ्ता लोग इनके मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहे थे। आज हमारे पर आरोप लगाने काम पर हम इसे देखिए, अपराध कोई राजनीतिक विषय नहीं। हम तो कह रहे हैं कि कोई किसी का भी हो, हमारा कार्यकर्ता भी अपराध में शामिल आ गया, हमने उसके भी घर और कार्यालय को गिराया। हम लोग बिना किसी भेदभाव के साथ काम कर रहे हैं। और जितने भी संगठित आपराधिक माफिया गिरोह थे, सब पर कार्रवाई हुई है। या तो जेल के अंदर है, या उनका इनकाउंटर हो गया, या प्रदेश छोड़ करके चले गए। अब जो अपराध कर रहे हैं, देखिए ये कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि जीरो अपराध होगा। अगर अपराध होने के बाद कार्रवाई नहीं होती तब आप उंगली उठाइए।
अपराध होने के बाद पुलिस तत्काल कार्रवाई कर रही है। अब जितने भी अपराध हो रहे हैं सामाजिक अपराध हो रहे हैं, कोई संगठित आपराधिक गिरोह नहीं चल रहा है, वो सारे समाप्त किए जा रहे हैं। अब कोई समाज से बीच में आकर के अपराध करो, उसमें सीधा योगी जी का निर्देश है कि जैसे ही तुरंत अगर अपराध की घटना पुलिस की उसमें सूचना आती है तुरंत कार्रवाई की जाए। पुलिस की तरफ से कहीं कोई दीपक होती है उसमें कोई छूट नहीं दी जा रही, ये भी सही बात। बाकी आप उसका राजनीतिकरण करते रहिए। आप सब दिख रहा है कि कितने लोग समाजवादी पार्टी के लोग कहीं कहीं उनके वोटर आपराधिक घटनाओं में निकल करके सामने आ रहे हैं। हम तो सबके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और एक अच्छा प्रदेश बने, ये सभी लोग उत्तर प्रदेश की जनता की इच्छा है कि सुरक्षित उत्तर प्रदेश बने, वहां पे आपराधिक घटनाएं कम हो, जो इस तरह घटना कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। ठीक है, चलिए रविंद्र जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले महेश चंद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी हैं वो उत्तर प्रदेश के। महेश जी आपका बहुत स्वागत। और देखिए किस तरीके से आपसे मेरा ये सवाल है और मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि दर्शकों को भी ये समझाइए कि किस तरीके से काम होता है। अंबेडकर नगर की जो पूरी वारदात हुई उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ को इस लहजे का इस्तेमाल करना पड़ा कि जब तक शासन आदेश नहीं देता तब तक क्या तुम अपराधियों की आरती उतारोगे। इस लहजे का इस्तेमाल करना पड़ा, क्या किस तरीके से पावर होल्ड करता है पुलिसिंग भी और कार्रवाई में डिले किस वजह से होता है, उसकी जो टेक्निकलिटीज हैं वो हमारे दर्शकों को समझाइए आप। क्योंकि जहाँ तक कानूनी कार्रवाई का सवाल है जी, तो सारी पावर्स जो है स्टेशन ऑफिसर जो थाने का होता है उसमें निहित होती है और वो सभी कानूनी कार्रवाई कर सकता है जितना लॉ में प्रोवाइडेड है। तो कहीं अगर बाकी ऑफिसर सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स होते हैं, कभी कभी किसी में उच्च स्तर पर दे दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन, जब आवश्यकता पड़ जाए, ऐसा लगे कि नीचे स्तर पर सही नहीं हो रहा है तो किसी अथॉरिटी का जहाँ तक सवाल है वो तो स्टेशन ऑफिसर में है, परंतु ये अगर कहीं पर ऐसा नहीं हुआ है तो इसके लिए संबद्ध अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। वर्तमान में जो मीटिंग करके मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, अध्यक्ष तक अपनी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैसेज पहुंचे, चाहे उनकी मंशा भी जाहिर हो और क्या शासन की नीतियां ये पता चले, ये थानाध्यक्ष तक को पता चले। परंतु ये अवश्य है कि अथॉरिटी जो है उसका डायल्यूट नहीं होनी चाहिए, ना तो थानाध्यक्ष की ना एसपी की, क्योंकि अगर वो डायल्यूट होती है अथॉरिटी तो फिर इफेक्टिव पुलिसिंग नहीं रह सकती। किसी भी एडवांस कंट्री में भी देखिए तो जो पुलिस की अथॉरिटी है वो थानाध्यक्ष में और एसपी स्तर पर वो वहाँ पर रहती है। अभी जो कहा एक बात जो ये कही गई कि डीजी पूर्णकालिक नहीं है, तो ये बात तो सही है, पूर्णकालिक भी होना चाहिए, अगर उतना प्रभावी नहीं हो सकता जो अंशकालिक है। इस विषय में शासन को ध्यान देना चाहिए। ठीक है रविंद्र जी, देखिए सबसे पहले आप ही के पास आती हूँ क्योंकि उन्होंने कई लिस्ट बता दी है। उन्होंने कहा है गायत्री प्रजापति का जिक्र कर दिया है। अगर कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त एक्शन ले रहे हैं तो फिर विपक्ष को कहां पर खामी नजर आ रही है? देखिए गायत्री प्रजापति के ऊपर बलात्कार का आरोप था, सरकार बिल्कुल साथ नहीं खड़ी हुई, न्यायालय का कहना मानते हुए गए और उनको सजा हुई। लेकिन चिन्मयानंद, पीयूष रंजन पटेल जैसे विधायक को संरक्षण दिया गया। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद चिन्मयानंद को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था, उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने मौका दिया। अमरमणि त्रिपाठी को उच्च चरित्र का बचाते हुए छोड़ दिया गया। तो अगर ये रहेगा, अब दूसरी बात आते हैं जरा माननीय न्यायालय क्या रखता है। इकबाल उत्तर प्रदेश सरकार पे 2019 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। 2002 में फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बिना अवमानना की प्रक्रिया शुरू किए उत्तर प्रदेश सरकार अदालत का निर्देश नहीं मानती है। फिर 2023 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस अधिकारी पर 77 अवमानना के केस, दीपक कुमार एक IAS हैं, 77 अवमानना के केस चल रहे हैं, वह सेवा में कैसे बना हुआ है। अगर इस प्रकार से शासन चलाया जाएगा तो कानून का इकबाल डायलॉग बाजी से नहीं होता है, मिट्टी में मिला देंगे, अगर अपराधियों का अगर एनकाउंटर हो रहा है तो क्या वो ठीक है? अगर अपराधी डर रहे हैं इस बात से, एनकाउंटर का खौफ अब उनके मन में है तो
मैं बता चुका हूं कि NHRC ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अतीक अहमद वाली कांड में उत्तर प्रदेश सरकार से सारे जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उनका डिटेल मांगा है और ये मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। अगर आप एनकाउंटर उसको कहा जाता है कि ईमानदारी पूर्वक अपराधी का पुलिस पीछा कर रही हो और अपराधी ऐसी गतिविधि करता है कि पुलिस की जांच के ऊपर बनावे, तो उसका एनकाउंटर हो सकता है। और यह अधिकार सामान्य व्यक्ति को भी उपलब्ध है, खाली पुलिस को उपलब्ध नहीं है। ठीक है प्रशांत जी, कानून व्यवस्था को इस तरीके से क्यों सरकार अपने हाथ में ले लेती है? कुल मिलाकर ये सवाल कई बार उठते हैं। जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहा है, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यमराज से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन फिर कानून कहाँ है? नहीं, बिल्कुल कानून है। देखिए, अगर कोई अपराधी अपराध करके भागेगा, पुलिस से हमला करके भागेगा, पुलिस की पिस्टल छीन करके भागेगा, तो पुलिस उस पर अपना आत्मरक्षा में कुछ न कुछ कार्रवाई करेगी। अगर पुलिस के ऊपर हमला करेगा तो उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। IPC भी आपको परमिशन देती है आत्मरक्षा में, अपनी सुरक्षा करने का, आत्मरक्षा के लिए अगर कोई आप हमला करना चाहे कर सकते हैं। और हम जब आतंकवादियों पर, अपराधियों पर कार्रवाई करते हैं तो यही अखिलेश यादव कहते थे फर्जी इनकाउंटर है। आपको याद होगा 2017 में प्रिंसिपल रमेश शुक्ला को 2 आतंकियों ने उनके हाथ में कलावा और टीका देख के गोली मार दी थी, ये चेक करने के लिए पिस्टल की हथियार हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। धर्म कहते हैं ना, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। जब सैदुल्ला आतंकवादी का यूपी पुलिस ने 2018 में इनकाउंटर किया तो ये अखिलेश यादव कह रहे थे कि इसमें शक है, ये इनकाउंटर गलत हुआ है। उसके बाद में दो अपराधी, दो उसमें और आतंकवादी थे, अभी कोर्ट ने उनको फांसी की सजा सुनाने काम किया है। तो इस तरह का ये लोग सिलेक्टिव तरीके से ये लोग राजनीति करते थे। जब आतंकवादियों को भी हम गोली मारते थे तब इनको पीड़ा होने लगती थी इनके, क्योंकि उनको वोट कहीं ना कहीं लगता था कि वोट बैंक है। ये तो बड़ी विडंबना है कि ये लोग एक वर्ग को उससे जोड़ देते हैं। भाई अपराधी है, ठीक है, अपराधी को अपराधी की तरह आप देखिए, आप कैसे मान लेते हैं कि भाई वो हमारा एक वर्ग से जुड़ा हुआ है, और हम जब कार्रवाई करते हैं तो आपको पीड़ा होने लगती है, तब आप कहने लगते हैं कि भाई फर्जी इनकाउंटर कर दिया। तो अपराधी जिस भाषा में समझेगा उसको हम उसी भाषा में समझाने का काम करेंगे। और एक जिन लोगों के अंदर मानसिकता भरी हुई है, किस तरीके से लड़कियों के साथ लगातार छेड़खानी घटनाएं हो रही हैं, गणेश चतुर्थी में घुस करके छेड़खानी कर रहे हैं। भाई गणेश चतुर्थी में घुसने का अवजल की क्या हो सकता है? अवजल का गणेश चतुर्थी में क्या काम है? लेकिन जहाँ हिंदू महिलाएं होंगी, बालिकाएं हो, घुस के छेड़खानी करते हैं, क्योंकि इनका जो मन बढ़ा हुआ समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अब इनको समझ नहीं आ रहा है। इन लोगों को इसी तरीके समझाएगा, इसी तरीके से उनको लंगड़ा करने का काम किया जाएगा। रविंद्र जी खुला आरोप लगा रहे हैं कि अपराधियों से इतनी संवेदना क्यों उत्पन्न हो जाती है? अगर अपराधियों के साथ इनकी संवेदनाएं नहीं होती तो 111 अपराधी आरोपी विधानसभा में नहीं बैठे होते, चिन्मयानंद को नहीं बख्शा जाता, अरे भाई पीयूष रंजन को नहीं बख्शा जाता, आप कोर्ट है क्या? आपने अमरवाड़ी को नहीं बख्शा जाता। कोई किस अपराधी कौन सा जेल में बैठा हुआ है के बारे में कोई भी बात नहीं किया। जेल में कोई विधानसभा में नहीं, कोई अगर सजा सुना दी जाए बीच में बोल देने से क्या आपके अपराध कम हो जाएंगे? ये कोई कोर्ट आपको थोड़ा है, क्या बीच में बोल के मुझे टोक के आप अपने अपराधों पे कंबल डाल दीजिएगा? आप आपके आपराधिक चरित्र पे। रविंद्र जी जब आप जिक्र कर रहे हैं तो नाम और तथ्य के साथ कीजिए, वरना देखिए ये बात ठीक नहीं है। मैं केवल तथ्य की बात कर रहा हूँ तो उनको रोकिए, बीच में मत बोले। अच्छा होगा कि आप उनको रोक दीजिएगा। तो आरोपी में अंतर होता है रवि सिंह जी, समझ लीजिए। जो अपराधी होगा जिसको कोर्ट से सजा प्रशांत जी एक मिनट सुन लीजिए, और जो अपराधी हो जाएगा क्वालिफाई हो जाएगा। अपराधी हो गया, तथ्य के साथ बोल ले, मैं तो तथ्य के साथ ही बोल रहा हूँ। वो उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, जैसे आजम खान का हो गया। कोर्ट ने तो सजा नहीं दी है ना, जब तक कोर्ट ने सजा नहीं दी। इस तरह आपकी पार्टी में भी होंगे जिनके ऊपर मुकदमे लगे होंगे, आपकी सरकार के हमारे लोगों पे मुकदमे लगे गए। कोर्ट जब निर्णय दे देगा, कोर्ट की सजा ये पूछ रहे हैं, कोर्ट की सजा सुन लीजिए किसको मिला। कोर्ट की सजा खप्पू तिवारी विधायक को मिला। कोर्ट की सजा सांसद कमलेश को मिला। कोर्ट की सजा विधायक गोरखनाथ तिवारी को मिला। और वो जेल में कोर्ट की सजा मुजफ्फरनगर के विधायक को मिला। कोर्ट की सजा सरधना के पूर्व विधायक को मिला। कोर्ट की सजा फरवरी 2017 में जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब मजूरी में सरेंडर करवाना पड़ा। रामकोला के पूर्व विधायक को मिला। सुनने की आदत नहीं है, बोल देने से, हल्ला मचा देने से आपके अपराधों पे कंबल नहीं पड़ने वाला है। हम किसी अपराधी आप अपराध नहीं कर पा रहे हैं, उसको तुरंत पार्टी से बाहर रखने का काम कर रहे हैं। बात करिए, अपराध को नहीं लिखने से, अपराध को बारे में नहीं सुनने से अपराध कम नहीं हो जाएगा। अपराधी नहीं है।
ये ठीक छठा है। साल है मुख्यमंत्री जी का डायलॉगबाजी करते। ठीक है, और ठीक है, अपराध देखिए बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। कुल मिलाकर कानून व्यवस्था बेहतरी के लिए ही कदम उठाए जाने चाहिए। महेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि किस तरीके से आप तो ग्राफ देखते आ रहे होंगे, अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है या फिर अपराध की जो श्रेणी है वो भी, क्योंकि क्राइम तो हो रहे हैं, क्राइम पर अंकुश नहीं लग रहा है लेकिन कार्रवाई भी हो रही है, किस तरीके से आप इस ग्राफ को देख रहे हैं? क्या कुछ इसमें सुधार करने की अभी जरूरत है? देखिए, जहाँ तक अपराध के ग्राफ ये या अपराध के विषय में जो जनरल परसेप्शन है पब्लिक का, दोनों इस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि सामान्यतः पब्लिक प्रसन्न है और वो सोचती है कि अपराध में काफी कम है। विशेषता जो संगठित गिरोहों के अपराध थे वो बहुत कम है। संगठित गिरोह डरे हुए हैं, भयभीत हैं और पुलिस से भयभीत है, कानून से भयभीत है। इसमें तो कोई संदेह नहीं। चाहे आप वकीलों से बात कर लीजिए और निष्पक्ष वकीलों से, चाहे पुलिस वालों से और चाहे पब्लिक से, सभी जानते हैं कि अपराधों पर बहुत नियंत्रण है। जहाँ तक उसके प्रक्रिया की बात है, इस विषय में इंडिविजुअल केस में जांच हो सकती है और जो भी परिणाम हो उसके बाद हो सकती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहले के वक्त से इस वक्त अपराधों में, विशेषकर संगठित अपराधों में बहुत ही कमी है और लोग शांति का जीवन जी रहे हैं। कोई भी किडनैपिंग के केसेस इस तरह के सुनने में नहीं आते। लोग पैसा लगा रहे हैं स्टेट में, ये सत्य है और उससे स्टेट की प्रगति भी हो रही है और शांति भी है। तो धरातली स्थिति है। ठीक है रविंद्र जी, देखिए दो तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए, एक तो होते हैं आंकड़े जो सच बयां करते हैं और एक ये कि जो लोग जो जी रहे हैं, इस प्रदेश में रह रहे हैं, उनका क्या बयान आता है, उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है। वो ये सोच रहे हैं अब कि वाकई कहीं ना कहीं अपराधियों के अंदर खौफ अब पनप रहा है। ये बात तो अच्छी है, मानते हैं? अगर मैडम अपराधियों के अंदर खौफ पनप रहा होता तो लखनऊ जैसी जगह जहां सारे प्रकार की पुलिस मौजूद है, सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे होते। अब आंकड़े की बात जो आप आती है, आंकड़े केवल दो ही जा पाते हैं एनसीआरबी के पास में। एक 154(3) जो सीधे FIR दर्ज होती है और एक 156(3). मैं 154(3) बोल गया, गलत है। 154 CRPC और न्यायालय के द्वारा 156(3) के द्वारा एक मुकदमा होता है, धारा 200 के अंतर्गत प्राइवेट मुकदमा बोलते हैं। ये आंकड़े नहीं जा पाते हैं एनसीआरबी के पास में और कम से कम 50% से ज्यादा मुकदमे दर्ज ही नहीं होते हैं। जो मुकदमे नहीं दर्ज होते हैं वही पुलिस का इकबाल कम करती है। अब पुलिस का इकबाल बढ़ाने के लिए जरूरी है कि पुलिस को उसका कार्य करने दिया जाए, उससे उसूली न करवाई जाए, उससे VIP ड्यूटी में न कराई जाए। एक पुलिस अधिकारी को या पुलिस कर्मचारी को 48 घंटे तक जगाया ना जाए। जब ये महोदय शुरू में मुख्यमंत्री जी आए थे तो उत्तर प्रदेश में के लखनऊ के पुलिस लाइन का दौरा किए थे। ऐसी हालत थी, ऐसे घरों में रह रहे थे, DGP साहब हैं, जान रहे होंगे। ऐसे हालत में रह रहे थे कि उससे बेहतर था कि झोपड़ी में रहे। और उन्होंने आश्वासन दिया कि घर बन जाएंगे। आज तक किसी पुलिस लाइन में पुलिस वालों का घर नहीं बना, मजबूर है टपकते हुए और फंगस लगे घरों में रहने के लिए। प्रशांत जी, सरकार क्या सुविधाएं दे रही है? सरकार क्या सुविधाएं दे रही है पुलिस को? और साथ ही साथ मेरा सवाल ये भी है कि CM योगी आदित्यनाथ को जरूरत पड़ी कि उन्होंने फटकार लगाई, यानी कि कहीं ना कहीं तकलीफ है, दिक्कत है, खामी आ रही है, जिसके चलते उन्होंने एक्शन को लेकर इस तरीके से कार्रवाई की है, तो इस बात से खुले तौर पर तो इनकार नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर हम पुलिस व्यवस्था को अपडेट करने का काम कर रहे हैं और नीचे अगर पुलिस अधिकारी या कोई SI या दरोगा जो कोई इस तरह गलत काम में लिप्त है तो उसको भी उनको फटकार लगाने का काम कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ मुख्यमंत्री जी को कुछ कमियां उसमें दिखी हो, उस पर उन्होंने त्वरित कार्रवाई के लिए उनको डांटने का काम किया है। और वो लोग आज पुलिसिंग की बात करते हैं उन्नति जी, जिन्होंने एक थाने में 22, 20 लोग एक ही जात के लोगों को पुलिस भर दिया था। अब SHO देखिए एक ही जात का आदमी, मतलब पूरा संतुलन ही बिगाड़ के रख दिया। इटावा मैनपुरी सैफई से एक जात के लोगों को पुलिस में एक बिल्कुल लाइन से टाइटल देख के भर्ती कर दिया गया। अब जाके थोड़ा समायोजन हुआ और वही इन्हीं के समय में जो उस तरह के जो लोग पुलिसकर्मी जो भर्ती किए गए थे 17 पहले, वही जो लोग गड़बड़ियां कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे पास नंबर ऑफ घटनाएं हैं जो भ्रष्टाचार वो इस तरह के लोग कर रहे हैं या मुकदमे लिखने मना कर रहे हैं। तो आप अगर पुलिसिंग पर सवाल उठाते तो आपके समाजवादी पार्टी पे भी सवाल उठेगा कि आप लोगों ने जो भ्रष्ट लोगों को पैसे लेकर के भर्तियां की थी खाली और
पहले उनको तो पहले नंबर दे करके फर्जी नंबर दे करके पास कराया और टाइटल देख के जो भर्तियां की थी वही लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं। उन्हीं लोगों को योगी आदित्यनाथ जी ने टाइट करने का काम किया है। और लगातार हम इस तरह पुलिसिंग व्यवस्था को ठीक करते रहेंगे, कानूनी व्यवस्था को ठीक करते रविंद्र रहेंगे। जी जो जल्दी उसके से रास्ते में आएगा, एक लाइन उस पर कार्रवाई की में जाएगी। काउंटर, जो पुरानी खामियां थी अब उसको दुरुस्त किया जा रहा है, उसमें वक्त लग रहा है। जो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा पहले तो कानून व्यवस्था को धार्मिक रंग देना चाहा, अब जातीय रंग देना चाह रहे हैं। जो भी पुरानी व्यवस्था थी वो पुरानी व्यवस्था ही चल रही है। पुरानी व्यवस्था में कोई नया परिवर्तन नहीं आया है। पुलिस को इन्होंने गुलाम बना लिया है अपना, और कानून व्यवस्था बद से बदतर होती चली जा रही है। 4 साल 6 साल 8 साल की बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। और जो हमारे भाजपा प्रवक्ता है जो सुनने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, ये बेचैनी बताती है कि इनका जो है चलिए माफी के साथ आप दोनों को ही रोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया खास हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि कानून व्यवस्था का आखिर उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ सख्त एक्शन ले रहे हैं, सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर अपराध हो तो रहे ही हैं जिसके चलते कार्रवाई की नौबत आ रही है। आखिर वो अपराधियों के अंदर वो खौफ कब कायम हो पाएगा योगी राज में, ये सवाल अब विपक्ष उठा रहा है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ।